वेलकम बैक फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 6 लेकर आ चुके हैं। आज हम 1917 से आगे की जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था गांधी जी की एंट्री हुई 1915 में, और गांधी जी की एंट्री के बाद जो गांधी जी ने सबसे पहली मूवमेंट चलाई थी वो थी आपके यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। तो हम यहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या है, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आगे हम चलेंगे और इसमें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अगस्त डिक्लेरेशन के बाद रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मिसाल, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला होगा वो है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी तक हम आज जो है इसको इंक्लूड करके हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ये भी आपने याद रखना है। पहली बार जो है हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की बात को मानने से इनकार कर दिया, दैट इज़ मीन सिविल डिसओबीडियंस। तो ये फर्स्ट डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो गांधी जी के लीडरशिप में चलाई गई थी, चंपारण सत्याग्रह। आपको बता दूं इसकी इंट्रोडक्शन में, यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने फोर्स किया था कल्टीवेटर्स को कि कल्टीवेट करो इंडिगो को, वो भी 2/20 पे देयर होल्डिंग पे। उनकी जितनी भी होल्डिंग है उसके 3/20 यानी 3 काठिया, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, 3 काठिया सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि 3/20 अपनी होल्डिंग पे आप कल्टीवेट करोगे इंडिगो। ये यूरोपियन प्लांटर्स का कहना था। बट वह इंडिगो बिकम हैविंग नो प्रॉफिट, यानी इंडिगो की कोई प्रॉफिट नहीं हो रही थी। इसकी वजह से यूरोपियन प्लांटर को इम्पोज करना पड़ा हायर टैक्सेस टू कंपनसेट द लॉसेस। तो ये जो कंसेप्ट था आपने याद रखना। चंपारण सत्याग्रह में जो मेन कंसेप्ट क्या था, इंडिगो की कल्टीवेशन का। इंडिगो को कल्टीवेट करवाया जाता था कल्टीवेटर से 3/20 ऑफ देयर होल्डिंग पे, और बाद में देखा गया कि ये इंडिगो फसल जो थी ये इस नुकसान में रही और अंग्रेज जो यूरोपियन थे उन्होंने हायर टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग तंग हो गए। और राजकुमार शुक्ला जो थे इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि इस मैटर को आप देखें, और गांधी जी विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह और जेके कृपलानी जो है, इन सबके साथ मिलकर गांधी जी ने पेशेंट्स को कहा कि आप सत्याग्रह करो, आप सत्याग्रह स्टार्ट करो। गांधी जी अरेस्टेड, इसी केस में गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। और फाइनली क्या हुआ कि चंपारण एग्रीन एक्ट जो है फाइनली एबोलिश कर दिया गया, यानी जो 3 काठिया सिस्टम था ये एबॉलिश कर दिया और 20% कंपनसेट पेशेंट्स को, किसानों को 20% कंपनसेट दी गई। आई होप आपको चंपारण सत्याग्रह का सिस्टम आपको पता चल गया क्या था। 2-3 मोटे पॉइंट याद रखना। सबसे पहले कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था और ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी थी, और ये इसके साथ साथ 3 काठिया सिस्टम जो था इसके खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 3 काठिया सिस्टम था, 3/20 इंडिगो की कल्टीवेशन का, ठीक है। तो इंडिगो कल्टीवेशन आपने याद रखना। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था इस मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए। दूसरा हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो ये 1918 में हुआ था। ये हुआ था कहाँ पर, ये जो चंपारण सत्याग्रह ये बिहार की बात है, ठीक है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो इसका जो कंसेप्ट क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये जो डिस्प्यूट था ये मिल ओनर और वर्कर के बीच में था, ठीक है। मिल ओनर और वर्कर के बीच में था ओवर द प्लेग बोनस। आपको पता है इस दौर में यानी 1918 के दौर में इंडिया में प्लेग बीमारी फैली हुई थी और मिल जो वर्कर्स थे उनको प्लेग बोनस दिया जा रहा था मिल ओनर्स के द्वारा। लेकिन मिल ओनर्स जो वांटेड टू विड्रॉ वंस द पैंडेमिक ओवर, मिल के जो ओनर्स थे उनका कहना था कि जब ये एपिडेमिक यानी ये जो बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो वो
ये जो बोनस है इसको विड्रा कर लेंगे, लेकिन वर्कर ऐसा नहीं चाह रहे थे क्योंकि वर्कर बहुत ट्रबल में थे इन्फ्लेशन की वजह से। और जो इन्फ्लेशन के साथ साथ ये जो प्राइस का बढ़ना है और ये फसलों का तबाह होना, ये सारी चीज़ें जो है एक ही साथ में किसानों पर यानी मुसीबत आ बैठी थी। और किसान नहीं चाहते थे कि जो बोनस है प्लैग बोनस, ये प्लैग ख़त्म होने के बाद इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने, ये क्वेश्चन है कि सबसे पहली हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने कब की थी, तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अगेंस्ट जो है ये इसी मैटर में की थी गांधी जी ने, ठीक है। आफ्टर दिस मिल ओनर वाज प्रेशराइज्ड इन एक्सेप्टिंग द ट्राइब्यूनल अवार्ड। 35% बोनस जो है पे एक्सेप्ट कर लिया था मिल ओनर्स ने कि 35% बोनस हम बाद में भी प्लैग के बाद में भी देते रहेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी ये मिल ओनर्स और वर्कर के बीच का डिस्प्यूट था प्लैग बोनस के ऊपर, तो ये आपने याद रखना। और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने इसी दौर की थी। खेड़ा सत्याग्रह इतना बड़ा नहीं है, आपको मैं बता दूं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ ये था कि फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया, उसके साथ साथ 1918 की बात है, क्रॉप फेलियर हो गया, ड्राट्स आ गए। इसके साथ साथ प्लैग जो है बीमारी भी चल रही थी, बहुत किसानों को बहुत यानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो एक साथ ही अब देखो प्लैग है, हाई इन्फ्लेशन होगी, ड्राट होगी, सारी मुसीबतें एक साथ आ बैठी। तो इसमें ये क्या हुआ कि इसमें किसानों का कहना था कि भाई हमें जो है वो क्या किया जाए। हाँ, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये अपील कर रहे थे कि रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्योंकि फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया था, उसके साथ प्लैग, हाई प्राइस और ड्रॉट्स वगैरह भी हो गए थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो किसान थे बहुत परेशान थे। और इनका कहना था कि हमारे लैंड रेवेन्यू के जो लैंड रेवेन्यू जो है इसको यानी इसके जो टैक्स वगैरह आते हैं उसको माफ़ किया जाए। तो ये इनकी अपील थी, लेकिन ये मानेंगी नहीं, माना नहीं अंग्रेज़ों ने। और गांधी जी ने एडवाइस किया पेशेंट के टू फाइट अनटू डेथ के, आप लड़ते रहो जब तक आपको, यहाँ लड़ो या मरो, आप जो मर्जी करो, लेकिन आप यहाँ पर अपना हक हासिल करके रहो। आफ्टर द गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट द रेवेन्यू शुड बी रिकवर्ड ओनली फ्राम दोज पेशेंट्स हु वुड पे, मूवमेंट वाज विदड्रॉन। देखो बाद में यही कहा कि आपसे जो है हम नहीं लेंगे, अंग्रेज़ों ने मान लिया कि आपसे हम लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे, सिवाय वो जो खुद देंगे उसके अलावा हम नहीं लेंगे। तो ये खेड़ा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कोई सत्याग्रह, लेकिन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और चंपारण सत्याग्रह। आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका रोलाट एक्ट। रोलाट एक्ट और उसके साथ साथ जलियांवाला बाग मिसाल, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 4 टॉपिक हम मेनली आज देखने वाले हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम अगस्त ऑफिर क्या है वो देख लेते हैं। डेटें आपने याद रखनी है। अगस्त ऑफिर 1917 में आया। एक्चुअली में हुआ यूँ है कि आफ्टर द लखनऊ पैक्ट होने के बाद ब्रिटिश पॉलिसी जो है थी वाज अनाउंस्ड विच वाज एम्ड एट इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही लाइन याद रखनी है। अगस्त ऑफर 1917 वाले के जो अगस्त ऑफर था, इसमें क्या हुआ था कि ये अंग्रेज चाहते थे कि इंक्रीज़ किया जाए इंडियन एसोसिएशंस को इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रल इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर हिस्ट्री में वो आपको याद रखना है, और लॉट एक्ट। तो लॉट एक्ट के बारे में हम देखते हैं पूरी डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे। देखो लॉट एक्ट जो है आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लॉट एक्ट को ऑफिशियली 1919 डेट तो आप सबको पता है, लॉट एक्ट 1919। इसको ऑफिशियली एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद है, बहुत सारे को स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो। तो क्योंकि लॉट एक्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि लॉट कमीशन बनी थी जिसका हेड था सिडनी लॉट। इस एक्ट को लॉट एक्ट ही बाद में यानी मशहूर हो गया। एक्चुअली इसका ऑफिशियल नेम जो था वो था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। ये भी आपने साथ याद रखना। और ये कमीशन बनी थी जिस कमीशन का नाम था लॉट कमीशन, और वो हेड बाय अ जज दैट इज सिडनी लॉट, ओके।
और इसको ब्लैक एक्ट कहा गया है। लॉट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने कहा था? MK गांधी, महात्मा गांधी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा गया था। और लॉट एक्ट का कहना क्या था, यानी इसमें क्या प्रोविजन था? ये एक्ट के तहत अनब्राइडल पावर दी गई थी गवर्नमेंट को टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन द सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रेल फॉर 2 years। सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबस कॉर्पस हो गया था, यानी जो रिट थे ना हेबस कॉर्पस, इसकी सस्पेंशन आप समझ लो, यानी किसी भी को उठाया और अंदर डाला और 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं, कोई इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ मैं तो दिस बिल इज वाज नोन एज नो दलील नो वकील नो अपील। नो दलील नो वकील नो अपील, तो ये लॉट एक्ट का आप सिंपल भाषा में अगर हम समझो तो ये आप समझ लो, नो दलील नो वकील नो अपील, उठाओ और डालो अंदर। ये एक्ट इस तरह का था और इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट गांधी जी ने कहा था। और बहुत सारे जो इंडियन लीडर थे इसके खिलाफ हो गए थे, जैसे कि 2 प्रोमिनेंट लीडर जो है यहाँ पर डॉक्टर, जहाँ पर इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से आपको पता है जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हंगामा आपने देखा। आगे आप देखोगे सुनोगे तो कैसे हुआ। इसके अलावा हम बात करें ऑल इंडिया हर्टल जो है वाज ऑर्गेनाइज 6 अप्रैल 1919 बाय स्वामी श्रद्धानंद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है लॉट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आगे चलते हैं जलियांवाला बाग मिसाल की अगर हम बात कर लें जलियांवाला बाग की बात करो तो ये 13 अप्रैल 1919 में ये जो ट्रेजेडी है ये हुई थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन प्रिवेंटिव मर्डर ऑफ मोन्टेग भी इसको कहा जाता है, प्रिवेंटिव मर्डर ऑफ मोन्टेग। ओके, पीपल वर एजिटेटेड इन जलियांवाला बाग अमृतसर ओवर द अरेस्ट ऑफ सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू और अगेंस्ट द लॉट एक्ट। तो लोग इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को, या उससे पहले भी इकट्ठे हुए थे, कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। लेकिन बहुत सारों को कहना कि 13 अप्रैल को ये बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और कुछ लोग जो थे वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो लॉट एक्ट के तहत अरेस्ट हुए थे, उनके जो है अरेस्ट के खिलाफ जो है वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है। और जनरल डायर जो है DYER, जनरल डायर ने ओपन कर दिया फायर ऑन द क्राउड और 379 पीपल जो है यहाँ पर किल किए गए। तो ये जनरल डायर जिसने फायर का ऑर्डर दिया था, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हंटर कमीशन बनी थी, आपने याद रखना। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू द मैटर। ये जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का मैटर है, इसको इंक्वायर करने के लिए जो कमीशन बनी थी दैट इज़ कॉल्ड हंटर कमीशन। और सरदार उधम सिंह की बात करें तो इन्होंने मिचेल ओ डायर को 1940 में कक्टस हॉल लंदन में मार दिया था। लेकिन ये मिचेल ओ डायर था, ये वो जनरल डायर नहीं था जिसने ओपन किए फायर करवाया था क्राउड के ऊपर। तो ये दोनों डायर्स अलग थे, तो आपने याद रखना है। ये जो जनरल ओ डायर था ये डाइड हिमसेल्फ 1927 में, खुद ही 1927 में मर गया था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जलियांवाला बाग की कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का, जिसकी वजह से इनको सर कहा जाता था, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो सर का टाइटल था, ये नाइटहुड का जो टाइटल था, इन्होंने रिनोंस कर दिया था। ठीक है। और गांधी जी ने रिनोंस किया था केसरी हिंद टाइटल जो इनको मिला था बोर वार के द्वारा। तो बोर वार जो हुई थी उसके बाद इनको मिला था केसरी हिंद का टाइटल, गांधी जी ने भी रिनोंस कर दिया था। तो ये आपने रखना टाइटल रिनोंस्ड बाय द इंडियंस आफ्टर द जलियांवाला बाग मिसाल। और ये था जलियांवाला बाग। और आपने अभी सुना लॉट एक्ट, दोनों को साथ में याद रखना है, जलियांवाला बाग और लॉट एक्ट। अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की, तो खिलाफत मूवमेंट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। और वो हैं आपके यहाँ पर डेट 1920 में खिलाफत मूवमेंट बनी एंड अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट को बनाया था। मुस्लिम वाज एगिटेटेड बाय ट्रीटमेंट डन विद द तुर्की बाय ब्रिटिश इन द ट्रीटी ऑफ सेवरस। सिंपल सी बात है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जहाँ पर ब्रिटिश ने तुर्की के साथ, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री मानी जाती थी और खिलाफा जो उनके वहाँ के थे खिलाफत पे, वो मुस्लिम के हेड माने जाते थे। तो इसलिए वहाँ उनके साथ जो ब्रिटिश ने है गलत किया, यानी
ट्रीटमेंट डन, जो जिस तरह की उन्होंने ट्रीटमेंट की उन तुर्की के साथ, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त थी मुसलमान लोगों के लिए। इसीलिए मुसलमान लोगों ने यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और ख़ास करके अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली ने यहाँ पर इनको लीड किया खिलाफत मूवमेंट को। और यहाँ पर वही कंसेप्ट आपने याद रखना है, चीफ काज ऑफ खिलाफत मूवमेंट यही है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो तुर्की के साथ ब्रिटिश ने जो ट्रीटमेंट की है। मोहम्मद अली की बात करें, इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था कॉमरेड, एंड एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था दैट इज़ कॉल्ड हमदर्द। आपको मैं बता दूं जे कि PSI में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 2 पूछे गए थे हिस्ट्री के, वो भी न्यूज़पेपर से ही थे। मैंने अभी बताए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के, कल नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, पिछली वीडियो में न्यूज़पेपर थे। तो इसलिए न्यूज़पेपर को भी बीच में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने लिखे हुए थे, तो वो भी आपने याद है। कमरोड एंड हमदर्द जो थे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे मोहम्मद अली ने, तो ये भी आपने याद रखना है। दिस इज़ अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ी। इससे पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह हुए हैं गांधी जी के अंडर, लेकिन सबसे पहली और मास मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा हुई लीडरशिप में, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही है। द मूवमेंट इज फॉर्मली लॉन्च्ड कब, 1 अगस्त 1920 में लॉन्च हुई थी, but was also a day when early morning the news of death of बाल गंगाधर तिलक arrived। 1 अगस्त 1920 में डेट डिसाइड हुई थी और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 1 साल बाद इनकी बाल गंगाधर तिलक की एनिवर्सरी पे तिलक स्वराज फंड जो है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, नीचे आप देख सकते हैं, तिलक स्वराज फंड जो है ये अनाउंस किया गया और इसके द्वारा 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए, तिलक स्वराज फंड, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की फर्स्ट एनिवर्सरी पे ये फंड स्टार्ट किया गया था। और ये जो पैसा था ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की काम ही में लाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और क्या ख़ास बात यहाँ पर हुई तो आपको यहाँ पर बता दूँ। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड, यानी इस मूवमेंट की जो ख़ास चीज़ें हैं क्या हुई हैं, देखो आपको बता दें। सबसे पहले जो सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस, जितने टाइटल्स, जितने भी लोगों के टाइटल मिले हुए थे उन्होंने वो छोड़ दिए और रेजिग्न कर दिया नॉमिनल ऑफिसेस से और पोस्ट से ऑफ लोकल बॉडीज़, और रिफ्यूज़ कर दिया अटेंड टू गवर्नमेंट दरबार्स को अटेंड करना, और बाइकाट गवर्नमेंट स्कूल्स बाय स्टूडेंट्स एंड कोर्ट्स बाय लॉयर्स। तो ये बाइकाट भी यहाँ पर हुआ और रेजिग्नेशंस भी हुई और रिफ्यूजल्स ऑफ जनरल पब्लिक ऑफिस देमसेल्फ फॉर मिलिट्री, और अब मिलिट्री में जो है जाने का भी रिफ्यूज़ कर दिया, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ दिया, बाइकाट फॉरेन गुड, ये सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन में। नहीं, बड़ी खास बहुत मास मूवमेंट चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद ही हो जाता 1922 में 22 तक, लेकिन अचानक से चोरी चौरा इंसिडेंट जो अभी हम देखेंगे हुआ और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करवा दिया। इसके अलावा हम देखें CR दास और मोतीलाल नेहरू एंड राजेंद्र राज गोपालाचार्य गेव अप द लीगल प्रैक्टिस थी, ये वकील लोग थे, इन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया सिविल सर्विस से एंड वॉलंटियर कॉर्प, तो ये पॉइंट कहीं एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बन रहे हैं। वॉलंटियर कॉर्प जो है एक अनऑफिशियल पुलिस फोर्स भी ऑर्गेनाइज की गई 1921 में, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना, वॉलंटियर कॉर्प जो है एक अनऑफिशियल पब्लिक फोर्स जो है बनाई गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा 1921 में, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तो इसमें और ख़ास यही है कि सस्पेंशन, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से इसको ख़त्म करना पड़ा। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या है वो हम अभी देखेंगे। चोरी चोरा इंसिडेंट बहुत सिंपल है, 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 में अ मोब ऑफ पीपल एट चोरी चोरा नियर गोरखपुर यूपी क्लैश विद द पुलिस बर्न्ड 22 पुलिसमैन। 5 फरवरी 2020 1922 की बात है। 1922 में 5
फरवरी 1922 में 22 पुलिस मैन को यहाँ पर बर्न जला दिया था, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट के लोग थे इन्होंने। तो इसलिए गांधी जी ने जो वायलेंस नहीं चाहते थे, तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करवा दिया गया था। तो आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो है आपका स्वराज पार्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देखने की कोशिश करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसमें आपस में दरार पैदा हो गई। यानी कुछ का कहना था कि गांधी जी ने सही नहीं किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक छोटे से इवेंट की वजह से ख़त्म करने का फैसला सही नहीं था, लेकिन कुछ का कहना था कि वही सही था। तो इसलिए दो पार्ट में डिवाइड होगी फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दो पार्ट कौन से थे मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ये दो पार्ट थे, प्रो चेंजर जिनको स्वराजिस्ट भी कहते हैं, और दूसरे थे नो चेंजर्स। तो आपको याद रखना है प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स जिसको स्वराजिस्ट भी कहते हैं, इनका कहना था एंड करो बाईकाट को और इंटर करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एक्सपोज देम। यानी बाईकाट का जो मसला चल रहा है, आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसको बिल्कुल ख़त्म करो और लेजिस्लेचर काउंसिल्स के अंदर, अंग्रेज़ों की लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर घुसो और इनको अंदर बीच में जाकर इनको एक्सपोज करके ख़त्म करना। ये था प्रो चेंजर यानी स्वराजिस्ट का कहना। नो चेंजर जो थे उनका कहना था कि वांट कंटिन्यू द बाईकाट अपोज द काउंसिल एंट्री। नो चेंजर का कहना था चेंज नहीं करेंगे। नो चेंजर में जो यानी जो बाईकाट मूवमेंट चल रही है इसको चलने देंगे और काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे हम, ठीक है। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम एंट्री नहीं करेंगे, बाईकाट ही करे रखेंगे हम। ये नो चेंजर का कहना था, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और बता रहे हैं, स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी 1923 में बनी। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस, मैं बता चुका हूँ। गया सेशन 1922 जिसमें प्रेसिडेंट CR दास थे, तो ये पॉइंट याद रखना है। गया सेशन 1922 जिसमें प्रेसिडेंट CR दास थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। इसी के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस सेशन में ही ये प्रो चेंजर और नो चेंजर का कंसेप्ट आ गया था, ठीक है। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये जो प्रो चेंजर थे ये कौन कौन थे। तो प्रो चेंजर की बात करें, ये स्वराजिस्ट जो थे, CR दास इनके लीडर थे, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, अमजद खान। और इसके अलावा नो चेंजर में जो पुराने लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पाटिल, M.A. अंसारी, तो ये नो चेंजर्स के अंदर आते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने रिज़ाइन किया कांग्रेस को, अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। खिलाफत स्वराज पार्टी जो है बनाई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका जो प्रेसिडेंट था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको स्वराजिस्ट पार्टी भी कहते हैं, इसके प्रेसिडेंट CR दास बने। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट CR दास बने हैं। तो ये कब बनी थी? 1923 में बनाई गई थी, ठीक है। 1923 की बात करें, 1923 की बात है, स्वराज पार्टी हैज़ वन 42 सीट ऑफ 104। 104 में से 42 सीट में जो इलेक्शन हुआ 1930 में इनकी पार्टी का, 104 में से 42 सीट इन्होंने जीती और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये एक मजबूत पार्टी बनी थी स्वराजिस्ट पार्टी। तो ये आपको बता दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूटे हैं दो पार्ट में, प्रो चेंजर और नो चेंजर, सब आपने सुन लिया। तो स्वराजिस्ट गाट मेजोरिटी इन द सेंट्रल प्रोविंस, एमर्ज द बिगेस्ट पार्टी इन द बंगाल, अटेन सक्सेस इन बम्बई यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये पॉइंट आपने याद था, विठल भाई पाटिल इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, विठल भाई पाटिल जो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट किए गए 1925 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द स्वराजिस्ट पार्टी है, स्वराज पार्टी। तो आपने याद रखना स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ख़त्म कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इनके जो डिफरेंट मेंबर्स के आइडियालॉजी में डिफरेंसेस आ गए और ये स्वराजिस्ट पार्टी इस तरह से जो है फॉर्मेशन में आई। तो ये स्वराजिस्ट पार्टी जो है, ये स्वराज पार्टी, ये आपने याद रखना है। और ये नो चेंजर प्रो चेंजर क्या है, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो आपने
चोरी चोरा हो गया या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इसके ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखना है। होपफुली आपको ये हिस्ट्री के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो। अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।